हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के लेक्चर नंबर 15 में। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनेशन रिगार्डिंग टू लेंसेस। लेंसों से संबंधित कुछ परिभाषाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे। सबसे पहले हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ लेंस। किसी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ लेंस। किसी लेंस का मुख्य अक्ष क्या है? हम किस अक्ष को लेंस का मुख्य अक्ष कहेंगे? तो चलिए देखिए बच्चों, लेंस जो होता है उसका या तो दोनों पृष्ठ गोलीय होंगे या तो कम से कम एक पृष्ठ गोलीय होना ही चाहिए। अगर दोनों गोलीय हैं, जैसे इस टाइप के आपके लेंसेस हैं, या लेंस ऐसा भी हो सकता है कोई एक ही पृष्ठ उसका गोलीय हो। तो इसकी डिफिनेशन भी हम दो तरह से बता सकते हैं। अगर ये दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो इनकी दो वक्रता केंद्र होंगी। पहले वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र होगा, दूसरे वाले गोलीय पृष्ठ का भी वक्रता केंद्र होगा। इसी तरह इसमें भी पहले वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र और इधर दूसरे वाले गोलीय पृष्ठ का वक्रता केंद्र, मैंने C1 को कॉमन कर लिया। अगर हम इस वाले लेंस में देखें तो दोनों सेंटर को मिला दीजिए, दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष। या इसमें भी ये इसका ये पहला सेंटर है पहले वाले सरफेस का, ये दूसरे वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, तो किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष को उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं। किसी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली अक्ष के, देखिए ये आपका बाइकॉन्वेक्स लेंस है, इसमें दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली जो अक्ष है वही अक्ष आपकी कहलाएगी मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। इसमें ये है आपकी प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। पर अगर आपका ऐसा हुआ लेंस, ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और ये प्लेनो कॉन्केव लेंस है, तो इसमें एक सरफेस ये प्लेन है, प्लेन का जो सेंटर ऑफ कर्वेचर माना गया है, क्योंकि ये कर्व तो होता नहीं, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका इनफाइनाइट पे लिया गया है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा? इनफाइनाइट पर होगा, अनंत पर होगा। अब बचा आपका दूसरा वाला सरफेस। दूसरा वाला सरफेस है वक्रीय, है गोलीय, इसका पृष्ठ इसका वक्रता केंद्र हमारे हमको इसके आसपास कहीं प्राप्त होगा। तो पहले वाले सरफेस का तो हम नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, पता नहीं कर पाएंगे कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, लेकिन दूसरे वाले सरफेस का हम पता कर सकते हैं। अगर दूसरा वाला सरफेस इधर कहीं है सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो हमें ऐसी एक्सिस ड्रॉ करनी है, ऐसी कंडीशन में जो गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र, गोलीय पृष्ठ के वक्रता केंद्र से तो गुजरे, परंतु दूसरे वाले पृष्ठ पर अभिलंबवत हो, परपेंडिकुलर हो। या आप ऐसा कहिए कि ये इसका ध्रुव होगा कहीं न कहीं, इसके ध्रुव से पोल से इस प्लेन पर हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर देंगे। इसका भी पोल होगा कहीं न कहीं, ध्रुव होगा, इसके ध्रुव से इसके समतल वाले प्लेन पर लंबवत रेखा इस लेंस का मुख्य अक्ष कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके दोनों पृष्ठ गोलीय हैं तो डिफिनेशन बताना आसान है।
आप डिफिनेशन में लिखेंगे क्या, दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्रों से होकर गुजरने वाली अक्ष को उस लेंस का मुख्य अक्ष कहते हैं, चाहे आपका बाई कॉन्केव लेंस हो चाहे बाई कॉन्वेक्स लेंस हो। पर अगर आपका प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है या प्लेनो कॉन्केव लेंस है तो उसमें जो पृष्ठ वक्रीय है, जो पृष्ठ गोलीय है, उसके ध्रुव से प्लेन वाले सरफेस पर परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करेंगे तो वही लाइन आपकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अर्थात प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉन्केव लेंसेस में गोलीय पृष्ठ के ध्रुव से समतल पृष्ठ पर खींची गई लंबवत रेखा उस लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका, इसके बाद हेडिंग बनाएंगे पतला लेंस। थिन लेंस। ये पतला लेंस क्या होता है, मतलब जो बहुत पतला हो। ऐसे तो डेफिनेशन नहीं बताएंगे कि जो बहुत पतला हो पतला लेंस है, नहीं, वह लेंस जिसकी मोटाई उसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में, देखिए ये पहला पृष्ठ है तो इसका ध्रुव यहाँ होगा P1, इसका सेंटर इस साइड कहीं होगा C1, तो ध्रुव से सेंटर तक की जो डिस्टेंस होगी वो इसकी त्रिज्या होगी R1। ये पहली वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। अगर हम दूसरे वाले पृष्ठ पर जाएं तो इसका ये ध्रुव है P2, अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा, मान लेते हैं वो C2 है, तो यहाँ से P2 तक की जो डिस्टेंस होगी वो R2 होगी। अगर ये मोटाई, अगर इसको हम D मान लें, अगर ये D वेरी वेरी लेस देन हो R1 या R2 तो यही लेंस आपका कहा जाएगा पतला लेंस। अर्थात वह लेंस जिसकी मोटाई उसके वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो, गणना करने योग्य ना हो, उस लेंस को ही हम कहते हैं पतला लेंस या थिन लेंस। और हम क्लास 12th में जितनी लेंसों से संबंधित घटनाएं पढ़ेंगे अधिकांशतः वो पतले लेंसों में का ही हम अनुप्रयोग करेंगे, इसलिए मैं आपको ये डिफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप नोट्स बना रहे हैं, इसको लिखते भी चलिए साथ में। वह लेंस जिसकी मोटाई उसकी वक्रता त्रिज्याओं की तुलना में नगण्य हो उसे पतला लेंस कहते हैं, थिन लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। लेंस में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है समझना आपको, ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। थिन लेंस का ये आप डायग्राम बना लीजिएगा और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस में ये बना लीजिएगा, मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। तो चलिए देखिए ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रकाशिक केंद्र क्या होता है। इसके पहले हम आपको रे ऑप्टिक्स में पढ़ा है मिरर। मिरर में मैंने आपको पढ़ाया पोल, ध्रुव, दर्पण का ध्रुव। वहां पर जो कार्य ध्रुव करता था यहाँ वही कार्य पोल करेगा, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर का होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है ऑप्टिकल सेंटर की लेंसेस में, पर ये है क्या उसको हम पहले समझ लेते हैं। तो पहले हम एक लेंस बना लें। ये आपका बाई कॉन्केव लेंस है, सॉरी बाई कॉन्वेक्स लेंस है, बाई कॉन्वेक्स लेंस। एक
बाई कॉन्केव लेंस भी बना ले रहे हैं। ये आपके बाई कॉन्केव लेंस है, मोटे लेंसेस हैं दोनों। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये पहला ध्रुव है, पहले पृष्ठ का ध्रुव है तो पहला है P1। इसका मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा C1, और पास बना लेंगे उसके लिए जगह थोड़ा कम पड़ जाएगी C1। और इसका मान लेते हैं ये ध्रुव है P2 दूसरे वाले सरफेस का, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा C2। अब एक किरण यहाँ पर इंसिडेंट हुई इस सरफेस पर, ठीक, यहाँ। अब देखना ये है कि ये जो प्रकाश की किरण इस पॉइंट पर, मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका A1 पॉइंट पर इंसिडेंट हुई है, ये रिफ्रैक्शन के बाद किधर जाएगी, इसका मार्ग क्या होगा। तो अगर हमें रिफ्रैक्शन के बाद इसकी स्थिति पता करनी है तो इस सरफेस पर हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये पहला वाला सरफेस है, तो पहला वाला सरफेस जो कि गोलीय है, गोलीय पृष्ठों पर नॉर्मल बनाना रखिए, बहुत आसान, हमने आपको बताया। सेंटर से उस पॉइंट को मिला दीजिए जिस पॉइंट पर रे ऑफ इंसिडेंट हुई है, उसके सेंटर से आप उसी पॉइंट को मिला दीजिए, उसका बन जाएगा नॉर्मल। तो देखिए इसके सेंटर से मिला दीजिए, ये बन गया नॉर्मल, पहले वाले सरफेस का नॉर्मल है, इसलिए इसको हम N1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये जो लेंस है आपका ग्लास का बना होगा या किसी न किसी मीडियम का बना होगा जो किसी एयर में रखा हुआ है या निर्वात में रखा हुआ है, तो इसकी डेंसिटी तो अधिक ही होगी, मतलब ये आपका डेंसर मीडियम होगा, और प्रकाश की किरण आ रही थी रेड मीडियम से, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद थोड़ा नॉर्मल की ओर ये झुकेगी। ये किरण जा तो रही थी इधर, पर इधर न जा करके ये नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुकेगी, क्योंकि जब प्रकाश की किरण विरण माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर, तो ये किरण ऐसे पास होगी। अब यहाँ आकर के दूसरे वाले सरफेस पर इंसिडेंट हुई, जब यहाँ दूसरे वाले पृष्ठ पर हुई तो मान लेते हैं ये पॉइंट है A2, दूसरे वाले सरफेस के बिंदु A2 पर ये इंसिडेंट हुई। तो अब यहाँ हमको नॉर्मल बनाना है, तो इसके सेंटर से मिला देंगे A2 को, ये दूसरे वाले सरफेस का नॉर्मल है जिसको हम N2 से रिप्रेजेंट कर दिए हैं। अब ये ग्लास से चलते हुए सरफेस से टकराएगी तो फिर एयर में जाएगी, या जो भी आपका डेंसर मीडियम है जिसका भी लेंस बना हुआ है वो डेंसर मीडियम से फिर रेयर मीडियम में जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर भागेगी। तो ये किरण आपकी ये इसको जाना तो था इधर, पर ये इधर न जा, जैसे यहाँ पर जाना था इधर, पर ये इस मार्ग पे न जा करके ये अभिलंब की ओर झुक गई, वैसे यहाँ भी ये अभिलंब से अब दूर भागेगी, तो इस तरह ये निकल जाएगी किरण, ठीक है। तो कुछ इस तरह का अपवर्तन की घटना होगी। अब इसमें हम देख रहे हैं कि जो आपतित किरण है वो निर्गत किरण के पैरेलल दिख रही है, यानी इंसिडेंट रे आउटगोइंग रे के पैरेलल है। अगर हम इसको इस तरह आगे की ओर बढ़ा दें और इसको इस तरह पीछे की ओर, तो हमें ये दोनों लाइंस इंसिडेंट रे और आउटगोइंग रे पैरेलल प्राप्त हो रही हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो कुछ इसी तरह का
ये इंसिडेंट रे, इसका सरफेस ये मान लेते हैं इसका लोअर है P1 और ये पॉइंट A1 पर इंसिडेंट हुई है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा C1। तो यहाँ से हम बनाएंगे नॉर्मल N1। अब ये नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड होगी, ऐसे जाकर के ये दूसरे वाले सरफेस पर A2 पॉइंट पर इंसिडेंट हुई। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर कहीं होगा C2, तो यहाँ से हम नॉर्मल बनाएंगे इसका, ये नॉर्मल, ये दूसरे वाले सरफेस का नॉर्मल है इसलिए हमने इसको N2 से रिप्रेजेंट किया और पहले वाले सरफेस के नॉर्मल को N1 से। तो अब ये देखिए फिर लेंस यानी डेंसर मीडियम से फिर रेड मीडियम में जाएगी, तो इस बार ये अभिलंब से दूर भागेगी, तो ये किरण ऐसे निकल जाएगी। अब यहाँ देखिए, तो ये पहले अभिलंब की ओर झुकी, थोड़ा देर हम ठीक से बना लें। ये रे थोड़ा झुकी और फिर ऐसे निकल गई। तो अगर हम इसको आगे की ओर बढ़ाएं, इसको पीछे की ओर, तो यहाँ भी हमको पैरेलल रेस प्राप्त हो रही है। तो ये इंसिडेंट रे है और ये आउटगोइंग रे है। हम दोनों लेंसेस में देख रहे हैं कि आपतित किरण और निर्गत किरण, आपतित किरण और निर्गत किरण। यह पतला लेंस है आपका, बहुत पतला लेंस है, तो ये सीधे निकल जाएगी, चाहे वो आपका उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर को देखिए, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ये मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ये है C, इस पॉइंट की, या फिर ये है C इस पॉइंट की, या इसमें ये है C इस पॉइंट की। ऑप्टिकल सेंटर को आप O से भी दर्शा सकते हैं और C से भी दर्शा सकते हैं। तो ये है आपका एक ऐसा पॉइंट है जो ऑप्टिकल सेंटर, जो इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर स्थित है और इस पॉइंट से पास होने वाली रेस या इस पॉइंट की ओर जाने वाली सभी किरणें अपने मार्ग में ही सीधे जा रहे हैं, इनमें कोई विचलन नहीं हो रहा है। अर्थात किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली या जिसकी ओर जाती हुई प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए अपने मार्ग में ही सीधे जाती हैं या आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। दोनों स्टेटमेंट का मतलब वही है, चाहे हम ये कहें कि आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है, अर्थात कोई विचलन इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में या जिसके लिए आपतित किरण निर्गत किरण के लिए आपतित किरण निर्गत किरण के सदैव समांतर होती है, उसे ऑप्टिकल सेंटर या प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। तो इस लेंस में, बाई कॉन्वेक्स लेंस में ये आपका सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर है और बाई कॉन्केव लेंस में ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसी तरह ये पतले लेंसों में ये ऑप्टिकल सेंटर है। इसकी प्रॉपर्टी एक है कि अगर हम
ये पहला वाला सरफेस है, इसकी रेडियस को मान ले r1, और ये दूसरा सरफेस है, दूसरे वाले पृष्ठ की रेडियस को मान ले r2, और ये ऑप्टिकल सेंटर है जिसमें पहले वाले पृष्ठ से CP1 दूरी पर है और दूसरे वाले पृष्ठ से CP2 दूरी पर है। तो CP1 अपॉन CP2 मतलब ये दोनों वक्र पृष्ठों या दोनों गोलीय पृष्ठों से इस ऑप्टिकल सेंटर की जो डिस्टेंस है, यानी इस लेंस की मोटाई, हम इसको डिवाइड कर दें, ये एक ऐसा पॉइंट है जो इसकी मोटाई को दो भागों में बांट रही है, डिवाइड कर रही है। तो इसका अनुपात इसकी त्रिज्याओं के अनुपात के बराबर होगा। ये किसी भी लेंस के लिए फार्मूला करेक्ट है। तो आप इस फार्मूले से भी डिफिनेशन बता सकते हैं। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, चाहे वो लेंस के बाहर हो या अंदर हो, वह बिंदु जो उस लेंस की मोटाई को उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित कर देता है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, CP1 बटे CP2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। स्टैंडर्ड डिफिनेशन आप यही याद रखें तो ज़्यादा अच्छा होगा। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, चाहे वो लेंस के अंदर हो या लेंस के बाहर, लेंस की मोटाई को उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित कर देता है, उसे उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। फिर से सुन लीजिए एक बार। किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जो उसकी मोटाई को उसकी त्रिज्याओं के अनुपात में विभाजित कर देता है, उसे उस लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट है आपका अलग अलग टाइप के आप लेंसेस पढ़े हैं, तो अलग अलग टाइप के लेंसेस के ऑप्टिकल सेंटर भी अलग अलग पॉइंट्स पर होंगे। तो चलिए उनकी हम कुछ कंडीशंस को देख लेते हैं। इसमें पहली कंडीशन बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंसेस के लिए है। तो बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉन्केव लेंस में ये CP1 बटे CP2 इक्वल्स टू R1 अपॉन R2। ये आपका बाई कॉन्वेक्स लेंस है। ये P1, ये P2